हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस 2 जो आपका आने वाला पेपर है उसका वन शॉट में जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आज हम खत्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्या क्या आपको आ सकता है या कौन से ऐसे टॉपिक्स है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम टॉपिक वाइज जाएंगे, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने मार्क्स के लिए वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी चीजें आज हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कौन सा पहला है आपका चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। ठीक है, इस चैप्टर से पहले तो आपको सेंट्रल डोग्मा क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स है वो आपको याद होना चाहिए। सेंट्रल डोग्मा में आपको पता होगा कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये 3 स्टेप्स है। तो ये तीनों ही स्टेप्स में क्या क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए कौन से स्टेप में बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन कहाँ पे बनता है, ये सारा प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स और कनेक्टिव लिंक्स। अगर आपको पता होगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वेस्टिजियल ऑर्गन्स के, एग्जाम्पल्स याद रहना चाहिए आपको। कनेक्टिव लिंक्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये दोनों पे ही 1-1 या 2-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। नेक्स्ट इज डार्विन्स थियरी। डार्विन्स की जो भी थियरी उन्होंने दी है वो पूरा थियरी अगर आया तो वो आएगा 3 मार्क्स के लिए, यहाँ पे आपके 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। याद रखना फर्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कम से कम 5-6 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो डार्विन्स थियरी आप देख लेना, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी है, वो भी आप अच्छी तरीके से देख लेना। नेक्स्ट ह्यूमन इवोल्यूशन, ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और वो भी सिर्फ डेफिनेशन पूछा जाएगा। तो ह्यूमन इवोल्यूशन या इवोल्यूशन क्या है, उसका बेसिक जो डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 3 पे, उसको अच्छी तरीके से आप देख लेना। नेक्स्ट है, इस चैप्टर से कोई भी डायग्राम नहीं आने वाला है, तो डायग्राम की तैयारी मत करना। इस चैप्टर में डायग्राम नहीं आएगा, आपको कोई भी डायग्राम नहीं पूछा जाएगा, ना डीएनए का पूछा जाएगा, ना आरएनए का पूछा जाएगा, किसी का भी डायग्राम यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, तो आप डायग्राम मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर में बेसिकली आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं। ये चारों क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इस चैप्टर से कम कितने मार्क्स, 6 मार्क्स आपके अच्छी तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें हम रेस्पिरेशन देखते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से भी कम से कम 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से भी कम 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो याद रखना है आपको। पहला है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का आपके बुक में स्टेप भी दिया हुआ है और ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस भी आपको समझाया हुआ है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है ये हमें याद होना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसको अगर वो क्वेश्चन पूछा तो 2 मार्क्स के लिए इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं ये आपको याद होना चाहिए। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट है आपका पायरुविक एसिड, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि एंड प्रोडक्ट उसका क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज गिव द साइंटिफिक रीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड वाटर। ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, कहां पे होता है, क्या ग्लाइकोलिसिस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको बतानी रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज एमसीक्यूज बेस्ड अपॉन फूड कंपोनेंट, जैसे आपका प्रोटीन कैसे बनता है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए क्या है, विटामिन बी क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप एसेंशियल फूड कंपोनेंट्स आप देख लोगे। फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये तीनों चीजें तो है ही, ये तीनों चीजें आप अच्छे से देख ही लोगे। इसके साथ साथ फैट कितने अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिलीज करता है, प्रोटीन कितने कैलोरीज रिलीज करता है, ये चीजें आप अच्छे से देख लोगे। नेक्स्ट लेबल द डायग्राम, इस पे पूछा जाएगा। डायग्राम कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, तो पहला एक रेस्पिरेशन का आपके बुक में डायग्राम है,
जहां पे ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा दिखाया हुआ है, वो आप कर लोगे। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप है उस पे डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं, तो वो पूरा स्टेप आप अच्छे तरीके से देख लोगे। इसके बाद जो फूड कंपोनेंट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, कौन कहाँ पे पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस में काम आ रहा है, वो पूरा प्रोसेस आप अच्छे से देख लोगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन माइटोसिस और मियोसिस पे डिफरेंस पूछा जा सकता है। अगर आपको माइटोसिस पूछता है तो माइटोसिस का डायग्राम के साथ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करना है, जिसके लिए आपको कितने मार्क्स, आपको 3 to 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 to 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन पूछेगा, तो आपको एंड प्रोडक्ट्स याद रखने रहेंगे। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अगर लैक्टिक एसिड आपने दिखाया तो लैक्टिक एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी होता है। अगर आपने इथाइल अल्कोहल वाला साइकिल दिखाया है तो वहां पे इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। तो वो चीजें आप यहाँ पे अच्छे से देख लोगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है हमारा। चैप्टर नंबर 3 दैट इज लाइफ प्रोसेस पार्ट 2। इस प्रोसेस में या ये वाले पार्ट में डायग्राम्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी सिर्फ 2 डायग्राम आप अच्छे तरीके से करोगे। वो 2 डायग्राम कौन कौन से हैं? पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आप बहुत अच्छे से करोगे। और दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा डायग्राम में, वो पूछ सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये दोनों ही डायग्राम आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लेबलिंग्स याद होने चाहिए। जैसे टेस्टिस की लेबलिंग हो गई, आपके स्पर्म डक्ट की लेबलिंग हो गई, यूरेथर की लेबलिंग हो गई, पेनिस की लेबलिंग हो गई। ये 4, कम से कम 4 लेबलिंग्स आपको आने ही चाहिए। सेम चीज फीमेल वाले पार्ट में है, ओवरी, फिलैपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना। ये 4 लेबलिंग्स तो आपको वहां पे भी आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या आना चाहिए, इसमें क्या क्या पूछ सकता है? तो पहले आपको पूछ सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो एग्जाम्पल पूछ सकता है। अगर वो एग्जाम्पल सिर्फ पूछेगा तो वो आपको 1 मार्क्स के लिए पूछेगा। लेकिन अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है तो आपको उसके टाइप्स भी बताने पड़ेंगे। कौन कौन से टाइप्स है? बडिंग है, बाइनरी फ्यूजन है, मल्टीपल फ्यूजन है, ये सारी चीजें आपको वहां पे बतानी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट डबल फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन। डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट में होता है, कैसे होता है वो पूरा प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा कि एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करता है और दूसरा मेल गैमेट आपके पोलर न्यूक्लियस को फ्यूज करता है। तो जब ये दोनों ही फ्यूजन होते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वो पार्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉलिनेशन क्या होता है? तो जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का लैंडिंग ऑन स्टिग्मा, इस प्रोसेस को हम विद द हेल्प ऑफ एजेंट, ठीक है, एजेंट लिखना वहां पे मेंशन करना है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ एजेंट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ये प्रोसेस आप लिख सकते हो। अगर पॉलिनेशन पूछेगा तो आपको सिर्फ डेफिनेशन पूछ सकता है, आपको डिफाइन करने को वो पूछ सकता है। अगर ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा तो आप इसके थोड़े बहुत टाइप्स बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जा सकता है, उसके पार्ट्स पूछे जा सकते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपको पूछा है, अगर ये पूछा भी जाएगा तो कम से कम आपको कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए, या फिर ये 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। अगर ये पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसके सारे पॉइंट्स लिखो और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके डायग्राम्स ड्रॉ करो। अगर ये 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, पहले तो ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है तो आप डायग्राम ड्रॉ करिएगा, अगर 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो,
नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, विद डेज आप मार्क करोगे, कौन से डे में कौन सा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज हो रहा है, ये सारी चीजें आप वहां पे मेंशन करोगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन करोगे आप, कौन से डे में कौन कौन सा फेज आ रहा है, ये पार्ट आप एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन रिप्रोडक्शन, दैट इज आईवीएफ, सेरोगेसी, ये वाले पार्ट्स को आप एक्सप्लेन करोगे। ये क्यों होता है, पहले तो आप कॉजेज बताओगे, ये क्यों किया गया, उसके बाद आईवीएफ क्या होता है ये बताओगे आप, सेरोगेसी क्या होती है, ये सारी चीजें आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन वहां पे करोगे, ज्यादा नहीं। अगर ये क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए आएगा आपको, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे मेंशन जो मैंने किया है वो पॉइंट्स कम से कम लिखना, सो दैट अगर आपको फुल मार्क्स नहीं, कम से कम 3 मार्क्स का है तो आपको 2 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसके बाद आपको असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर डिफरेंस पूछा तो कम से कम आपको 2 मार्क्स के लिए पूछागा। अगर ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, अगर ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो आप क्या करोगे, इसके कम से कम 4 डिफरेंस बताओगे। 4 कौन कौन से सिंपल डिफरेंस आप बता सकते हो, ठीक है। पहला डिफरेंस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट विद ऑपोजिट सेक्स। नेक्स्ट जो डिफरेंस आप बता सकते हो, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फास्ट प्रोसेस while sexual reproduction is a slow process. नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। 5वां पॉइंट ज्यादा याद रखना, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो इंडिविजुअल एग्जैक्टली सिमिलर होता है अपने पेरेंट से, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है वो अलग होता है या वो वेरिएशन दिखाता है अपने पेरेंट से। तो ये 5 पॉइंट अगर आप यहां पे लिख दोगे तो आपके 2 मार्क्स आराम से सिक्योर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लावर, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर के पार्ट्स आप याद रखोगे। फीमेल फ्लावर के कौन कौन से पार्ट है वो आपको याद ही होगा, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कम से कम ये 3 चीजें तो आप आराम से लिख ही देना, दैट इज अगर वो फीमेल का पूछा आपको तो आप क्या लिखोगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये 3 लेबलिंग आप अच्छे से कर सकते हो। आपको पता है ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका, इसके अंदर ओव्यूल होता है और यहाँ पे ओव्यूल के अंदर एग होता है। तो अगर आपने ये 4-5 लेबलिंग भी कर ली तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेल फ्लावर और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप इसमें बता सकते हो। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप बेसिकली क्या दिखाओगे, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसमें ये वाला जो पार्ट है वो है आपका फिलामेंट। नेक्स्ट जो ये छोटा वाला पार्ट है उसे हम कनेक्टिव्स बोलते हैं, और ये है आपका एंथर। ये 3 लेबलिंग आपका मस्ट है वहां पे। तो ये लेबलिंग अगर आप कर दोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने इतने टॉपिक्स या इतने क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से कर लिए तो आपको 6 to 8 मार्क्स, कितने, 6 to 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहले वाले चैप्टर में हमें 6 मार्क्स मिल गए, सेकंड वाले चैप्टर में हमें 6 मार्क्स मिल गए और इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमें 6 मार्क्स मिल गए। तो आराम से हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया है उसे हम क्रॉस कर लेंगे। ये लास्ट डेज है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इतने ही क्वेश्चन सिर्फ कर लो। नेक्स्ट हम 4th टॉपिक हमारा देखते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन क्वेश्चंस मैंने बताया है, देख लो पहले। रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, सिंस जिस टाइप का इस समय एनवायरमेंट चालू है ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के लिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आपको पूछा जा सकता है। सिंबल्स जो आपको दिए हुए हैं,
सिंबल्स आपको याद रखना पड़ेगा। 3 सिंबल्स है, याद है, सेव वाटर वाला, वो सारे सिंबल्स आपको याद रहने चाहिए। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स लेवल फॉर 3 मार्क्स के लिए ये पूछा जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी के कितने लेवल्स होते हैं, स्पीशीज लेवल, जेनेटिकल लेवल, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है, तो वो आप लिख दोगे। आइडेंटिफाई द सिंबल्स, वही 3 सिंबल्स याद रहने चाहिए आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन 3 एंडेंजर्ड हेरिडिटी प्लेस ऑफ द कंट्री, तो वो आप लिख लोगे। एंडेंजर्ड, एंडेमिक, वल्नरेबल स्पीशीज वाला जो पूरा पार्ट है आपके टेक्स्ट बुक में, वो अच्छी तरीके से आप करोगे विद एग्जाम्पल्स। हाँ, सबके कम से कम एक एक एग्जाम्पल तो आप करके ही जाना। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटनिंग स्पीशीज, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो ये सीधा सीधा आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, तो वो आप देख लो ना। उसके बाद इस चैप्टर से कोई भी डायग्राम आपको नहीं बनने वाला है, तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस आप मत ही करना। सिर्फ ये जो पार्ट्स है, सिंबल वाला, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वाला, एनवायरमेंटल कंजर्व वाला, ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं मानती हूँ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से कर लेना। नेक्स्ट हम चैप्टर अपना 5th देखते हैं, दैट इज टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी से मोस्टली जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, वो क्वेश्चन बनेगा कि जितने भी आपके एनर्जी जनरेशन वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे वो विंड पावर प्लांट हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट हो, कहीं भी हो, वो आप अच्छी तरीके से देख लोगे। हर एक में सिस्टम सेम काम करता है, लेकिन सिर्फ हमारा जो रिसोर्सेस होता है वो अलग अलग होता है, तो वो पार्ट आप अच्छे तरीके से देखोगे और सबके डायग्राम्स आप अच्छे तरह से देख लोगे, ठीक है, किसी का डायग्राम मत छोड़ना। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, कोई भी एक पूछेगा, सारा तो नहीं पूछेगा वो, लेकिन कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है, तो वो आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड अपॉन पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट आपको पूछा जा सकता है, वो 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाएगा। फिर साइंटिफिक रीजन आपको देना है नेचुरल गैसेस और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसके ऊपर, ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स के लिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और स्कीमेटिक, ड्रॉ द स्कीमेटिक ऑफ नेचुरल गैसेस, किसी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो वो आप लिख लेना, ये कम से कम आपको 3 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए ये पूछा जाएगा। तो ऐसे करके ये चैप्टर से कम आपके 4 से 5 या 3 से 5 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, तो ये चैप्टर से आपको 3 से 5 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 पे जाते हैं, दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके जो लास्ट वाले जो क्लासिफिकेशंस है वो आप बहुत अच्छी तरीके से करोगे। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। कौन कौन से? एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एव्स हो गया, मैमल्स हो गया, ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉर्डेटा वाला जो पार्ट है ना, वो आप अच्छे से करोगे। नॉन कॉर्डेटा वाले पार्ट में आप अर्थ्रोपोडा अच्छे से करके जाओगे, आप इकाइनोडर्माटा अच्छे से करके जाओगे, आप एनालिड्स अच्छे से करो और मोलस्का अच्छे से करो। ये 4 पार्ट्स तो आप अच्छे से करना ही, अगर नॉन कॉर्डेटा वाला पार्ट आप कर रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, लेबल द डायग्राम 6.8, सिमेट्री वाला जो पार्ट है आपके बुक में दिया हुआ है, 6.8 में डायग्राम दिया है, याद है, जिसमें उसने सारे सिमेट्रीज बताई है, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और सिमेट्री, वो पार्ट आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, 3 डिफरेंस है। पहला, कॉर्डेटा में क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। दूसरा, कॉर्डेटा में जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, जबकि नॉन कॉर्डेटा में वो डॉर्सल साइड में होता है, ठीक है। तीसरा, डॉर्सल साइड में यहाँ पे नर्व कॉर्ड होता है या वर्टिब्रल कॉलम होता है और यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो ये 3 मेजर डिफरेंस है जो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। फिर आइडेंटिफाई मी अगर पूछा गया तो 1 या 3 मार्क्स, 1 मार्क्स के लिए बेसिकली ये पूछा जाएगा। आइडेंटिफाई मी, हु एम आई, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। फाइलम निडेरिया, आवर बॉडी इरिटेशंस,
इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जेलीफिश, ये क्यों होता है, गिव रीजन में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, फाइलम आर्थ्रोपोडा आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इससे 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। फाइलम मोलुस्का मैंने बोला ही आपको, ये भी आप अच्छे से करके जाओगे। फिर फाइलम हेमिकॉर्डेटा बेलेनोग्लॉसस, आपको पता है हेमिकॉर्डेटा इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। वो क्यों है, क्योंकि पहले बेलेनोग्लॉसस या हेमिकॉर्डेटा को हम कॉर्डेटा में डालते थे, लेकिन बाद में पता चला कि जो उसका हम कॉर्डेटा मानते हैं उसको, यानी उसके नर्व कॉर्ड जो है वो एक्चुअल में नर्व कॉर्ड नहीं थे, तो इसीलिए उसको क्यों नहीं डाला गया वो भी पूछा जा सकता है। तो गिव रीजन में वो थोड़ी बहुत चीजें आप याद रखोगे, ठीक है। फिर एम्फीबियंस, दो टॉर्टॉइज लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन इन वाटर, इट कैनॉट बी इंक्लूडेड इन क्लास एम्फीबियंस, ऐसा क्यों? तो ये गिव रीजन 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ स्पेशलिटी होती है ना, तो वो स्पेशलिटी क्या क्या है ये आप ध्यान में रखना, और उस हिसाब से फिर आप ये पूरा चैप्टर कर सकते हो। ये चैप्टर अगर आपने कर लिया अच्छे से तो आपको 6 to 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपके चांस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं तो बोलूँगी ये चैप्टर आप स्किप मत ही करना, ठीक है। आपको स्किप करना होगा तो आप इसके पहले वाला चैप्टर टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, बट इस चैप्टर को स्किप करने की गलती मत करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इस चैप्टर से हमें बेसिकली गुड और बैड बैक्टीरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहना चाहिए। पहले तो देख लो चीज़ प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन करता है, ये पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई ब्रेड बिकम सो स्पॉन्जी, तो ये तो आपको पता ही है कि ईस्ट क्या करता है, उसमें प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको वो क्या करता है, उसको वो तोड़ देता है, तोड़ के वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करवाता है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड के इवापोरेशन के वजह से वहां पे क्या होते हैं, वहां पे स्पॉन्जी या फिर वहां पे स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है, वहां पे जगह बन जाती है, इसीलिए ब्रेड स्पॉन्जी बन जाता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, वो जो टेबल आपके बुक में दिया हुआ है याद है ना, बेवरेजेस, कॉफी, आपका टी, वो वाला अल्कोहल, वो वाला पार्ट आप अच्छे से देख लेना, ये आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोबियल एंजाइम्स कौन कौन से हैं वो वाले पार्ट आप देख लेना, जो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। फिर ऑयल स्पिलिंग इज इम्पॉर्टेंट, वो वाला जो पैराग्राफ है उसमें वो कौन सा एक बैक्टीरिया है जो यूटिलाइज होता है ऑयल स्पिलिंग में, वो वाला पार्ट आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट, बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन, फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन 1 या 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट, कंप्लीट द चार्ट, क्वेश्चन 4, 6 या 7 जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें पहले तो कंप्लीट द डायग्राम जो 8.1 में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में वो आप अच्छे से कर लेना। फिर स्टेम सेल्स कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, उससे हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो वाला पार्ट आप अच्छे से देख लेना। बायोटेक्नोलॉजी 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, बायोटेक्नोलॉजी 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है या 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसके यूजेस, इसके एप्लीकेशंस, ये सारे पार्ट्स आप याद रखना और वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, बीटी कॉटन क्या होता है, किस लिए प्रोड्यूस किया गया, तो याद है ना बीटी कॉटन क्या है, एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है जो क्या करता है, उसका जो पेस्ट है वो उसको खा नहीं सकता, तो वो वाला पार्ट आप अच्छे से याद रखना। एडिबल वैक्सीन्स क्या होते हैं, वैक्सीन्स का पूरा पार्ट जो है वो 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे एडिबल वैक्सीन्स है, फिर वैक्सीन्स विच वी यूज, विच वी कंज्यूम्स, वो वाला पार्ट है वो आप अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, पहले तो उसका डेफिनेशन आप लिखोगे,
उसके बाद उसका कहाँ कहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है वो वाला पार्ट आप अच्छे से लिखोगे। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, और नेक्स्ट आपको जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है वो दोनों ही पार्ट आप अच्छे से करोगे। अगर ये पूरा पार्ट आप अच्छे से पढ़ लेते हो, मतलब इतने क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते हो, तो आपको कम से कम 6 मार्क्स तो आ जाएंगे। ठीक है, कम से कम 6 मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन चैप्टर स्किप करने से अच्छा है ये 3 क्वेश्चंस कम से कम आप करके जाओ। पहला, फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे सोशल हेल्थ अफेक्ट होता है। थिंग्स टू डू फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये वाला पार्ट आप अच्छे से कर लेना। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कौन कौन से थिंग्स है, जैसे लिसनिंग म्यूजिक है, वॉकिंग है, योगा है, एक्सरसाइज है, वो सारा पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर स्किप मत करना, लेकिन ये 3 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हो। तो 3 क्वेश्चन में से बीच वाला जो क्वेश्चन है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे आप छोड़ना ही मत, एक बार तो उसको देख ही लेना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। लास्ट हमारा टॉपिक है दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले तो वेरियस डिजास्टर्स कौन कौन से हैं, नेचुरल है, मैन मेड है, नेचुरल में कौन कौन से हैं, मैन मेड में कौन कौन से हैं, ये वाला पार्ट आप देख लोगे, ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। फिर आपको डायग्राम जो 10.1 का डायग्राम है वो आपको पहचानने के लिए दे सकते हैं, तो वो वाला डायग्राम आप देख लोगे। नेचुरल एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए है, तो उसे आप अच्छे से देख लोगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या मेंटेन करना है, पता है ना, वो पूरा आपको चार्ट दिया हुआ है, हम कैसे कैसे क्या क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो वाला चार्ट आप देख लेना। कंप्लीट द चार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आप यूज़ करोगे, वो वाला पार्ट आप देख लोगे। NDRF जो पैराग्राफ आपके बुक में है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो वाला पार्ट आप 3 मार्क्स के लिए देख लेना। और फिर मॉक ड्रिल क्या होता है, ये वाला पार्ट आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फुल ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हो तो आपको श्योर शॉट 30 to 35 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।